गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। ठीक है, रिवीजन हो रहा है। पिछली कक्षाओं का रिवीजन हो रहा है ना, जो क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, चलिए आज हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले यूनिट की तरफ। यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 जिसमें आप देखेंगे, जैसा कि सिलेबस डिस्कशन के दौरान हमने बताया था, यूनिट 4 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। क्यों? क्योंकि इसमें जो सामाजिक विचारक है, सामाजिक विचारक या आप कह सकते हैं जितने समाजशास्त्री हैं, उनका वर्णन मिलेगा, उन्हीं को पढ़ना है ना। स्पेशली 6 विचारक हैं सामाजिक विचारकों में, जिनका अध्ययन आपको करना है। पहले हैं इमाइल दुर्खिम, है ना, इमाइल दुर्खिम। दूसरे हैं कार्ल मार्क्स। तीसरे हैं मैक्स वेबर। चौथे हैं पार्सन्स, टालकाट पार्सन्स। ठीक, नेक्स्ट हैं मर्टन और लास्ट हैं मीड। ये 6 विचारक हैं, 6 समाजशास्त्री हैं जो आपके सिलेबस के यूनिट 4 में मेंशन किए गए हैं, और इनके द्वारा जो प्रतिपादित विभिन्न सिद्धांत हैं उन्हीं का अध्ययन हम लोग को करना है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इमाइल दुर्खिम को, है ना। इमाइल दुर्खिम को सबसे पहले देखते हैं। इमाइल दुर्खिम, इमाइल दुर्खिम 1858 टू 1917। ये क्या है? आप सोच रहे होंगे कि सर ने ये क्या लिख दिया। हाँ बिल्कुल, 1858 में इमाइल दुर्खिम का जन्म हुआ, 1917 में इमाइल दुर्खिम की मृत्यु होती है। देखिए, ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन जिस विचारक को आप पढ़ रहे हैं, जिस समाजशास्त्री को अपने सब्जेक्ट के अध्ययन के दौरान आप पढ़ रहे हैं, उसके बैकग्राउंड के बारे में, उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है ना। इमाइल दुर्खिम एक फ्रेंच यानी फ्रांसीसी समाजशास्त्रीय विचारक रहे हैं। फ्रांसीसी समाजशास्त्री विचारक रहे हैं। इनका जन्म फ्रांस और जर्मनी के बॉर्डर पर, फ्रांस और जर्मनी के बॉर्डर पर एक छोटा सा स्थान है एम्प्लिक, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। और ये एक रूढ़िवादी यहूदी परिवार से बिलोंग करते हैं। यानी एक रूढ़िवादी यहूदी परिवार में इनका जन्म होता है ना। एक रूढ़िवादी यहूदी परिवार में इनका जन्म 1858 में होता है, और वो स्थान जिसे एम्प्लिक के नाम पे हम जानते हैं, वो फ्रांस और जर्मनी के बॉर्डर पर निहित है, यानी वहाँ पर स्थित है, वहाँ इनका जन्म होता है। चूंकि पहले के क्लासेस में हम लोगों ने प्रत्यक्षवाद के बारे में पढ़ा, याद है? सुना लग रहा है, सुना लग रहा है, सुना। ठीक है, प्रत्यक्षवादी विचारकों की बात हमने किया था, प्रत्यक्षवादी विचारधारा की बात हमने किया था। उन्हीं प्रत्यक्षवादी विचारकों में इमाइल दुर्खिम का भी स्थान आता है, जिसमें हम लोगों ने किसका नाम देखा था? हर्बर्ट स्पेंसर का, ऑगस्ट कॉम्ट का, सेंट साइमन का। इन्हें प्रत्यक्षवादी विचारकों की श्रेणी में रखा जाता है। जो हाँ बोलिए। हाँ बिल्कुल वही, बिल्कुल वही। हाँ, कि जो समाजशास्त्र जैसे विषय को प्राकृतिक विज्ञान की विचारधारा पर विकसित करना चाहते थे, जिनका उद्देश्य क्या था कि समाजशास्त्र जैसे एक मानविकीय सब्जेक्ट को प्राकृतिक विज्ञान की विचारधारा, यानी जिस प्रकार से प्राकृतिक विज्ञान का अध्ययन किया जाता है उसी प्रकार से इसका भी अध्ययन किया जाना चाहिए, प्रत्यक्षवादियों का ऐसा मानना था। और उन्हीं में प्रत्यक्षवादी विचारकों में से इमाइल दुर्खिम का भी नाम सबसे प्रमुख रूप से लिया जाता है ना। लेकिन इन्होंने महसूस किया, यानी इमाइल दुर्खिम ने आगे चलकर यह महसूस किया कि समाजशास्त्र का मतलब इसका अध्ययन तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि इसकी अपनी एक स्वतंत्र विषय वस्तु और अध्ययन पद्धति ना हो। और इसी संदर्भ में इन्होंने समाजशास्त्र को एक अलग विषय वस्तु
और पद्धति प्रदान करने का प्रयत्न किया। और इसी क्रम में, यही पद्धति को प्रदान करने के क्रम में ही इनका एक प्रमुख सिद्धांत हमारे सामने आता है, जिसे हम सामाजिक तथ्य यानी इंग्लिश में कहेंगे सोशल फैक्ट के रूप में जानते हैं। सोशल फैक्ट्स के रूप में जानते हैं। इस सामाजिक तथ्य का वर्णन इन्होंने अपनी एक पुस्तक जिसका नाम है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, इनकी पुस्तक का नाम है, हाँ लिख लीजिए, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स में इन्होंने सामाजिक तथ्य को परिभाषित करने का प्रयत्न किया। इनके अनुसार यानी दुर्खीम के अनुसार सामाजिक तथ्य से तात्पर्य व्यक्ति के कार्य करने के उन तौर तरीकों से है जिसमें, देखिए क्या कह रहे हैं, व्यक्ति के कार्य करने के तौर तरीकों से, उन तौर तरीकों से है जिसमें वाह्यता बाध्यता एवं सामान्यता के लक्षण मौजूद हो। वाह्यता, बाध्यता और सामान्यता के लक्षण मौजूद हो। और इसी संदर्भ में समाजशास्त्र के विषय वस्तु को परिभाषित करते हुए, समाजशास्त्र के विषय वस्तु को परिभाषित करते हुए समाजशास्त्र के बारे में इन्होंने कहा क्या कि समाजशास्त्र बहुत ध्यान से समझना, समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन है। सामाजिक तथ्यों का अध्ययन है। समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन है। तो देखिए सामाजिक तथ्य के बारे में हम लोग देख रहे हैं, और कहाँ देख रहे हैं, समाजशास्त्र में। यानी समाजशास्त्र को अगर हमें समझना है तो सामाजिक तथ्य को हमें पहले समझना होगा। किसके अनुसार? दुर्खीम के अनुसार। और सामाजिक तथ्य के बारे में इन्होंने क्या कहा कि व्यक्ति के कार्य करने या सोचने विचारने के उन तौर तरीकों से है जिसमें वाह्यता, बाध्यता और समानता के लक्षण मौजूद हो। वाह्यता, बाध्यता और सामान्यता के लक्षण मौजूद हो। यानी जो व्यक्ति से पूरी तरीके से क्या हो, वाह्य हो, जो व्यक्ति पर बाध्य भी हो और किसी एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि सामान्य रूप से पूरे समाज पे बाध्य हो। यानी समाज में रहने वाले जितने व्यक्ति हैं उन सभी पर बाध्य हो। अब कौन सी चीजें बाध्य होंगी, व्यक्ति से वाह्य कौन सी चीजें होंगी और सामान्य रूप से लागू कैसे होती हैं, आइए इस पर चर्चा करते हैं। देखते हैं कि दुर्खीम ने इन तीन तथ्यों के माध्यम से क्या समझाने का प्रयत्न किया है। इन तीनों तथ्यों के माध्यम से क्या समझाने का प्रयत्न किया है, इसको हम लोग समझे इससे पहले इनके एक दूसरे एंगल को भी समझ लेते हैं। दूसरा एंगल है इनका, दूसरा एंगल क्या है कि इन्होंने जितने भी तथ्य हैं जो मनुष्य के व्यवहार में होते हैं, जो मनुष्य के व्यवहार में होते हैं, दुर्खीम ने यह भी कहा कि जितने भी तथ्य होते हैं जो मनुष्य के व्यवहार में होते हैं सभी सामाजिक तथ्य नहीं होते हैं। यानी सभी व्यवहार में आने वाले तथ्य सामाजिक तथ्य नहीं होते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग है, चाहे आप देखिए शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, किसी भी आधार पर देखिए तो अलग दिखाई पड़ेगा। इसी संदर्भ में इन्होंने अलगाव करते हुए कहा क्या कि सभी तथ्य सामाजिक तथ्य नहीं है, क्योंकि व्यक्ति की जो शारीरिक संरचना है वो देखेंगे तो एक दूसरे से अलग होगा। एक व्यक्ति दूसरे से अलग, कोई पतला होगा तो कोई मोटा होगा, कोई छोटा होगा तो कोई बड़ा होगा, कोई काला होगा तो कोई गोरा होगा। यानी जैविकीय आधार पर मनुष्य की जो शारीरिक संरचनाएं होती हैं वो अलग होती हैं। अब इस पे देखिए किसी प्रकार से कोई बाध्यता नहीं है।
हम ये नहीं कह सकते हैं कि तुम लंबे हो जाओ, हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि तुम छोटे हो जाओ, हम ये नहीं कह सकते हैं तुम मोटे हो जाओ, पतले हो जाओ। या किसी व्यक्ति का जो आहार ग्रहण करने की क्षमता होती है, आहार ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, कोई व्यक्ति कम भोजन उठाएगा खाएगा और कोई व्यक्ति ज़्यादा खाता है, तो हम किसी को रोक सकते हैं क्या कि नहीं तुम कम खाओ तुम ज़्यादा खाओ? बोलिए। अभी मत कहना हाँ घर पे रोका जाता है कि काम के न काज के दुश्मन अनाज की, देखो खा ही रहा है काम नहीं कर रहा है। नहीं, वो अलग चीज़ है, किसी दूसरे संदर्भ में कहा जाता है। लेकिन फिर भी आप नहीं रुकते हो, घर पे खाना खाओगे, बाहर जाकर पिज्जा बर्गर खा लोगे, समोसे खा लोगे। यानी जो भी आपकी खाद्यान्न की आपूर्ति आप करते हो, और सभी व्यक्तियों की खाद्यान्न की आपूर्ति एक समान नहीं होती, उनकी शारीरिक संरचना के अनुसार देखा जाए तो अलग होता है। आहार होगा, इसी प्रकार से विचार भी होगा, व्यक्तियों के विचार भी अलग होते हैं, यानी मानसिक जो सोचने समझने का तरीका होता है, तौर तरीका होता है, वो भी अलग होता है। तो इमाइल दुर्खीम ने कहा क्या कि ये मनोवैज्ञानिक तथ्य है, सोच विचार करने की जो क्षमता है, और शारीरिक बनावट या आहार ग्रहण करने की क्षमता जैविकीय क्षमता पर निर्भर करता है। तो जितने भी तथ्य हैं वो सामाजिक तथ्य नहीं हो सकते। उनमें से ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जो सामाजिक तथ्य नहीं है, बल्कि ये जैविकीय तथ्य हैं, ये मनोवैज्ञानिक तथ्य हैं। हाँ बिल्कुल, वो भी होगा। वो भी क्या है? जैविकीय तथ्य है ना। हाँ, वो भी क्या है? जैविकीय तथ्य है। जैविकीय तथ्य की श्रेणी में हम उसे इंक्लूड करते हैं, है ना। हाँ बोलिए। नहीं 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 नहीं, हाँ इसी संदर्भ में, हाँ इसी संदर्भ में, हाँ इसी संदर्भ में दुर्खीम ने यह भी कहा कि समाजशास्त्र में जैविकीय एवं मनोवैज्ञानिक, जैविकीय क्या है? शारीरिक क्षमता का या संरचना का अलग होना, आहार ग्रहण करने की क्षमता का अलग होना। मनोवैज्ञानिक क्या है? सोचने समझने विचार की जो तौर तरीके हैं वो लोगों का अलग होना। उन्हें कहा क्या कि जो जैविकीय एवं मनोवैज्ञानिक तथ्य हैं उनका अध्ययन नहीं किया जाता। और इस प्रकार दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों की 3 विशेषताओं का वर्णन किया। वही 3 विशेषताएं, ये बाह्यता, बाध्यता और सामान्यता। ये 3 लक्षण होंगे। इन 3 लक्षण के आधार पर ही हम सामाजिक तथ्यों को निर्धारित कर सकते हैं, और उन तथ्यों में भी इन तथ्यों को हम छोड़कर अध्ययन करते हैं। ये सामाजिक तथ्य की श्रेणी में नहीं आती हैं, बल्कि ये मनोवैज्ञानिक या फिर जैविकीय तथ्य की श्रेणी में आती हैं। और समाजशास्त्र में इमाइल दुर्खीम ने साफ साफ कहा कि किसी भी प्रकार की जैविकीय या मनोवैज्ञानिक तथ्य का अध्ययन सामाजिक तथ्य के रूप में नहीं किया जा सकता। तो आइए एक बार ये भी देख लेते हैं कि ये जो बाह्यता है, बाध्यता, सामान्यता है, इसका क्या आशय है, इसका क्या अभिप्राय है, दुर्खीम ने इसके बारे में क्या कहा। पहले देखते हैं बाह्यता को। बाह्यता का जो संदर्भ है ना, बाह्यता का जो संदर्भ है उसके परिप्रेक्ष्य में इमाइल दुर्खीम ने क्या कहा कि किसी भी समाज में बाह्यता के लक्षण मौजूद होते हैं। सभी समाज में, किसी भी समाज में देखेंगे तो वहां बाह्यता के लक्षण मौजूद होंगे। इसका तात्पर्य क्या हुआ? अब आप सोच रहे होंगे कि किसी समाज या सभी समाज की बात सर कर रहे हैं। बिल्कुल, आपका समाज हो, हमारा समाज हो, कहीं का भी समाज हो, उसमें बाह्यता का लक्षण मौजूद होगा। और कब से मौजूद होगा? हम जन्म भी नहीं लिए होंगे उसके पहले से ही मौजूद होगा, है ना। यानी हमारा उस पर कोई अधिकार, कोई जोर नहीं है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, वो पहले से ही मौजूद है। हमने जन्म लिया और स्वयं को उसी में ढाल लिया, यानी हमसे बाह्य है, हमने उसका निर्धारण नहीं किया, वो समाज में पहले से ही मौजूद था। और जो पहले से मौजूद है हमने उसे क्या किया? केवल आत्मसात किया, उसका हमने क्या किया? समावेशन किया। और वो भी कैसे? समाजीकरण की प्रक्रिया में हम उसे धीरे धीरे सीख लिए। समाजीकरण की प्रक्रिया में व्यक्ति उन तथ्यों को आत्मसात कर लेता है ना, और धीरे धीरे उसके ही अनुरूप व्यवहार करता है। जैसे देखिए, आप किसी समाज में जन्म लेते हैं, जन्म कहाँ होगा, यानी किस जाति में होगा, किस धर्म में होगा, आप भविष्य में क्या करेंगे, क्या बनेंगे, है ना, आपका वेशभूषा कैसा होगा, आपका रहन सहन कैसा होगा, आपका खान पान कैसा होगा,
इन सब का निर्धारण आप नहीं करेंगे, बल्कि समाज पहले से करके रखा है। आपकी जात निर्धारित हो जाएगी, आपका धर्म निर्धारित हो जाएगा, भविष्य में आपको क्या बनना है। जैसे कि एक मूवी आपने देखा होगा 3 इडियट्स, उसमें बच्चा पैदा होता कहता है ये डॉक्टर बनेगा, या सॉरी डॉक्टर नहीं इंजीनियर बनेगा, हाँ जो डीन रहता है उसी का बेटा, और देखिए बाद में वो आत्महत्या कर लेता है। यानी निर्धारण समाज ने किया, उसके जो सिलेक्शन ऑफ चॉइस होता है उस पर ध्यान ही नहीं दिया गया। चयन की स्वतंत्रता जिसे हम कहते हैं, चयन करने की जो स्वतंत्रता होती है वो समाज में दी ही नहीं जाएगी। यानी आपसे वाह है, माता पिता ने पहले कह दिया मेरा बेटा, मेरा लाल, मेरा नीला पीला, ये क्या बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, आईएएस बनेगा, यही सब बोल दिया जाता है। हो सकता है कि आपकी रुचि उसमें ना हो, आप अच्छे सिंगर हो सकते हैं। जैसे अगर लता जी से बोला जाता कि आप एक्टिंग करो, तो क्या आज उनका नाम होता? सचिन से बोला जाता कि तुम गाना गाओ, तो क्या आज सचिन का नाम होता? नहीं। यानी व्यक्ति से वाह है, चयन की स्वतंत्रता जहां है वहां विकास की संभावनाएं हैं। लेकिन मैक्सिमम जो हमारी सोसाइटी होती है, उस सोसाइटी में हम क्या देखते हैं कि व्यक्ति से वाह बहुत से ऐसे तथ्य मौजूद होते हैं जो व्यक्तियों पर लागू होते हैं। व्यक्ति उसे केवल आत्मसात कर लेता है। कैसे? समाजीकरण की प्रक्रिया में, सोशलाइजेशन की प्रक्रिया में, उस पर उसका कोई जोर नहीं होता है। और आगे चलकर वो चाहे तो चीज़ों को बदल सकता है, लेकिन उसमें भी क्या, उसे संघर्ष करना पड़ता है। अगर चीज़ें समाज के अनुकूल होंगी तो हो सकता है कि सामाजिक स्वीकारोक्ति उसे मिल जाए, एक्सेप्टेंस, सोशल एक्सेप्टेंस उसे मिल जाए और चीज़ें परिवर्तित हो जाए। लेकिन अगर एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है तो उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। आप सुने होंगे जिसे सामान्य भाषा में कहा जाता है हुक्का पानी बंद करना, देश निकाला कर देना, समाज से बाहर कर देना, समाज से बहिष्कृत कर देना। तो समाज के नियमों में कहीं ना कहीं ऐसे नियम बनाए गए हैं कि अगर आप समाज के अनुकूल कार्य करते हैं तो आपको पुरस्कृत भी किया जाएगा, और समाज के विपरीत कार्य करते हैं तो उसके लिए पनिश भी किया जाएगा, है ना। आप आईएएस बन के जाइए, देखिए ढोल नगाड़ा भी बजेगा, मिठाइयाँ बटेंगी, लेकिन अगर सामाजिक मूल्यों को आप तोड़ते हैं, सामाजिक प्रतिमानों को अगर आप तोड़ते हैं, तो उसके लिए पूरा समाज आपके खिलाफ खड़ा हो जाता है कि नहीं, ये ऐसा कैसे कर सकता है, ऐसे तो हमारा समाज ही टूट जाएगा, विखंडित हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सामाजिक एकताएं चूर चूर हो जाएंगी, है ना। तो समाज अपने आप को एक व्यवस्थित स्वरूप में बनाए रखने के लिए नियमों को पहले से ही समाज में स्थापित कर देती हैं, और उन्हीं स्थापित नियमों के अनुरूप ही हमें उस समाज में अपना जीवन यापन करना होता है ना। दूसरा क्या है, बाध्यता की बात हम करते हैं। दूसरा बाध्यता है, बाध्यता की बात करते हैं, यानी बाध्य है। आप देखिए, जो भी व्यक्ति समाज में जन्म लिया उसके ऊपर बाध्य है क्या, जो नियम कानून है, जो समाज द्वारा नियम कानून बना दिए गए हैं, वो सबके ऊपर बाध्य है, और इसके जन्म से पहले है, यानी उससे बाह्य है, और सभी के ऊपर लागू होता है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि सबके ऊपर बाध्य है। ऐसा नहीं है कि एक के ऊपर ये फला है तो इनके ऊपर लागू होगा, वो फला नहीं है तो उनके ऊपर लागू नहीं होगा, सबके ऊपर लागू होता है, समान रूप से लागू होता है। यानी बाध्यता जो होता है वो व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होता है। ये जो बाध्यकारी तथ्य होते हैं, जो भी बाध्यकारी तथ्य हैं, ये व्यक्तियों पर बाध्य होगा, व्यक्तियों पर बाध्य होता है, लेकिन व्यक्ति इसे महसूस नहीं कर पाता, महसूस नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि समाजीकरण की प्रक्रिया में वो कब उसे आत्मसात कर लेता है कि उसे पता भी नहीं चलता है कि ये हमारे अपने समाज के नियम है, कानून है, क्या है। जब वो अपने समाज से बाहर जाता है, दूसरे समाज की संस्कृतियों से जुड़ता है, वहाँ के नियमों कानूनों को देखता है, तब उसे समझ में आता है कि अच्छा ये तो हमारे ऊपर लागू हुई थी। जैसे आप बहुत अच्छा गाना गाना जानते हो और आपसे कह दिया नहीं आईएएस की तैयारी करो, तो कितने मन से तैयारी करेंगे। अब आपको अपनी मंडली मिल जाए गाना गाने वाली, तो आपकी प्रतिभा क्या होगी, बाहर निकलनी शुरू हो जाएंगी। उसे तब तक वो महसूस नहीं होता है जब तक कि वो अपने समाज से बाहर उस समाज में जाकर चीज़ों को महसूस नहीं करता है। अपने समाज में उसे बिल्कुल महसूस नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसकी आदत पड़ चुकी होती है, उसके बारे में वो हैबिचुअल हो जाता है, उसके व्यवहार में वो चीज़ें दिखाई पड़ने लगती हैं, इसलिए उसे कभी महसूस भी नहीं होता है। और चूंकि तीसरा जो लक्षण है जिसे सामान्यता कहा गया, सामान्यता, इसका मतलब है कि किसी एक व्यक्ति पर नहीं, एक व्यक्ति नहीं, बल्कि सामान्य रूप से
पूरे समाज पर ये 3 लक्षण लागू होते हैं, जिसमें बाह्यता, बाध्यता और समानता मौजूद होती है। यानी इन 3 लक्षणों को देखा जाए तो इन 3 लक्षणों के माध्यम से समाज का निर्धारण होता है, उसी समाज में व्यक्ति अपने व्यवहार को अंजाम देता है। इन्हीं तीनों लक्षणों के आधार पर इमाइल दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य जैसी अवधारणा को वैश्विक जगत और बौद्धिक जगत के समक्ष रखने का प्रयत्न किया, जो काफी प्रासंगिक प्रतीत होता है। आप खुद से सोच कर देखिए तो ऐसा है या नहीं है, आप खुद डिसाइड कर सकते हो, है ना? है, हाँ, देखिए आप लोग ही बोल रहे हैं कि है ना? ऐसे में इमाइल दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य के 2 प्रकार को भी बताया। सामाजिक तथ्य को 2 भागों में विभाजित करके इसे समझाने का प्रयत्न किया। एक को कहा सामान्य सामाजिक तथ्य और दूसरे को असामान्य सामाजिक तथ्य। सामान्य सामाजिक तथ्य और दूसरा असामान्य सामाजिक तथ्य। सामान्य सामाजिक तथ्य के बारे में इन्होंने एक्सप्लेनेशन क्या दिया? हाँ, जनरल, नॉन जनरल कह सकते हैं। यस, ऑफ कोर्स, जनरल सोशल फैक्ट जो है वो क्या है, पहले उसे समझते हैं और फिर असामान्य को हम समझेंगे। सामान्य सामाजिक तथ्य को परिभाषित करते हुए या इसका वर्णन करते हुए इमाइल दुर्खीम ने कहा, देखिए किसी भी समाज की एक निश्चित अवधारणा है, एक निश्चित नियम होती हैं, शर्तें होती हैं, प्रतिमान होती हैं, मूल्य होते हैं, जिस पर समाज स्वयं को सर्वाइव कर रहा होता है ना? समाज स्वयं को क्या करता है? सर्वाइव करता है। और चूंकि शुरू में मैंने बताया था कि एक छोटी सी परिभाषा कि समाज क्या है, सामाजिक संबंधों का जाल है, जिसमें एक दूसरे से लोग जुड़े हुए होते हैं संबंधों के माध्यम से। जैसे कोई, जिसे किनशिप कहा जाता है, नातेदारी की व्यवस्था, वो समाज में पाई जाती है। कोई किसी का ताऊ है तो चाचा है, किसी का पिता है तो पुत्र है, माता है, बेटी है। ये सब क्या है? रिलेशंस है। यही संबंध है, यही सामाजिक संबंधों का जाल ही समाज कहलाता है। और लोग एक दूसरे से या तो रक्त संबंध से जुड़े होंगे, वैवाहिक संबंध से जुड़े होंगे, रक्त संबंध या वैवाहिक संबंध से जुड़े होंगे, तो उनमें आत्मीयता होगा, लगाव होगा, और वही लगाव समाज की नींव को मजबूत करती है। समाज उसी पर आधारित है और आगे बढ़ती रहती है। हम आज हैं, हमारा समाज बहुत पुराना है और हम आगे नहीं भी रहेंगे तब भी हमारा समाज रहेगा। चूंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, कहा जाता है ना, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसलिए थोड़ा बहुत आधुनिकता के अनुरूप हमारी जो संस्कृतियां हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, प्रथाएं हैं, उनमें परिवर्तन होगा। जैसे कि होली या दीपावली त्यौहार हम मनाते हैं आज भी, पहले भी मनाया जाता था। दिया पहले मिट्टी का बना हुआ दिया जलाया जाता था, आज क्या है, चाइना से वो झड़ियाँ आती हैं, लगाई जाती हैं उसका, या चाइनीज जो दिए आते हैं उसे जलाया जाता है। तो देखिए मनाने का हमारा जो तरीका है, यानी मॉडर्निटी उसमें आ गई, लेकिन त्यौहार को हमने खत्म नहीं किया। संस्कृति हमारी वही है, लेकिन संस्कृति का जो सभ्यता है उसमें थोड़ा परिवर्तन, सभ्यता क्या है, आधुनिकता को दर्शाता है, उसमें परिवर्तन जरूर हो गया। इमाइल दुर्खीम ने सामान्य सामाजिक तथ्य को परिभाषित करते हुए कहा कि ये जो तथ्य हैं ये सामाजिक स्थिरता को बनाने में सहायक होते हैं। सामाजिक स्थिरता को यानी सोशल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में सहायक होते हैं। कैसे? मान लीजिए किसी समाज में कोई घटना घटित होती है, कोई घटना है जो घटित होती है, जैसे कि हत्या किसी की हो जाए, चोरी हो जाए, बलात्कार हो जाए, है ना। अब ये क्या है, अपराध की श्रेणी में है। हत्या, चोरी, बलात्कार, ये ऐसी घटनाएं क्या है, अपराध की श्रेणी में आती हैं। अगर किसी समाज में ये घटनाएं एक बार या दो बार यानी बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर अगर घटित होती हैं तो अच्छी होती हैं, क्योंकि ये घटनाएं समाज में सामाजिक स्थिरता को बनाने का काम करती हैं। अब देखिए दिमाग में आ रहा होगा कि चोरी या हत्या या बलात्कार जैसी घटनाएं किसी समाज में सामाजिक स्थिरता को कैसे उत्पन्न करेंगी। बिल्कुल सही है, आना भी चाहिए दिमाग में क्वेश्चन। लेकिन देखिए इसका दूसरा पहलू, दूसरा पक्ष क्या है वो भी समझिए। अगर ये घटनाएं मैंने कहा एक बार
या एक आध बार 2 बार घटित होता है, तो जैसे ही किसी की हत्या होगी आप देखेंगे पूरा का पूरा जो समाज है, पूरा का पूरा समाज ये एकत्रित हो जाएगा। एकत्रित मतलब कि ऐसी घटना के खिलाफ एकत्रित हो जाएगा। सामूहिक जो चेतनाएं हैं वो जागृत होनी शुरू हो जाती हैं। लोगों का जो माइंड सेट होगा वो ये होगा कि ऐसी घटना समाज में दोबारा घटित ना हो, इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। यानी पूरी समाज की जो एकता है, चेतना है, वो पुनर्आवेशित हो जाती है, रिवाइटलाइज हो जाती है। पूरा का पूरा समाज एक साथ मिलकर ऐसी घटनाओं के खिलाफ एक्शन लेता है ना, ऐसी घटनाओं के खिलाफ एक्शन लेता है। और ऐसे में दुर्खीम का मानना है कि कभी कभी अगर ऐसी घटनाएं घटित होती हैं तो वो समाज के लिए सही है। इसी को इमानुएल दुर्खीम ने सामान्य सामाजिक तथ्य कहा, या सामान्य सामाजिक तथ्य के रूप में परिभाषित किया। वहीं दूसरी तरफ असामान्य सामाजिक तथ्य क्या है? ये सामाजिक स्थिरता को तोड़ती है, सामाजिक स्थिरता को तोड़ती है, स्थिरता को तोड़ती है। कैसे? अगर यही घटनाएं, जिस घटना की बात हमने यहां किया, यही घटनाएं बार बार घटित होने लगे, बार बार घटित होने लगे, तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? यानी इंटेंसिटी बढ़ जाए इसकी। एक बार नहीं, कई बार घटित होने लगे, तो इससे रोकने में समाज सक्षम नहीं होगा, है ना। बार बार घटित होने वाली घटनाएं समाज को विखंडित करेंगी। और यहां पर कितनी बार सामूहिक चेतनाएं एकत्रित हो सकती हैं? सामूहिक एकता को हम पुनर्वेशित कर सकते हैं, पुनर्आवेशित कर सकते हैं। ऐसे में जो सामाजिक समरसता है वो खत्म होगा और प्रतिमानहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। यानी जो प्रतिमान समाज में स्थापित है, जो समाज में वैल्यूज है, मूल्य है, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। असामान्य सामाजिक तथ्य किसी भी समाज के लिए अच्छा नहीं है, जबकि सामान्य सामाजिक तथ्य को इमानुएल दुर्खीम ने कहा क्या कि किसी समाज के लिए अच्छी है। अगर एक आध बार घटना घटित होती है तो उससे समाज की चेतनाएं जागृत हो जाती हैं, पुनरावेशित हो जाती हैं और पुनः समाज का स्वरूप स्थिरता को प्रदान करके आगे बढ़ने का काम करती है। लेकिन इसके लिए अगर किसी समाज में घटनाएं घटित होती हैं, यानी बार बार घटित होती हैं, एक बार घटित होती हैं, तो उसे दबाने काम भी किया जाता है। इसके बारे में और हम अध्ययन करेंगे जब हम श्रम विभाजन के सिद्धांत के बारे में देख रहे होंगे। इमानुएल दुर्खीम का ही सिद्धांत है जिसके बारे में आपको अध्ययन करना है। अरे आत्महत्या का सिद्धांत है इन्हीं का, धर्म से संबंधित सिद्धांत है उसका भी अध्ययन करना है। और श्रम विभाजन का सिद्धांत है, उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे यांत्रिक एकता और यांत्रिक एकता और सावी एकता को बनाए रखने के लिए प्रतिकारी दमनकारी कानून को प्रयोग में लाया जाता है। यानी अगर घटनाएं बार बार घटित होंगी तो उसके लिए कानून बनाए जाएंगे। कानून मतलब कहीं लिखा पढ़ी में हो सकता है ना हो। आपने नाम सुना होगा पंच परमेश्वर, पंच हुआ करते थे जो पहले डिसीजंस लेते थे, न्याय की व्यवस्था उनके कंधों पर होती थी। वैसी व्यवस्थाएं अब कानून के माध्यम से संचालित हो रही हैं। तो ऐसे किसी न किसी कानून या नियम के माध्यम से हम सामाजिक समरसता या स्थिरता को बनाए रखने का कार्य करते हैं। इसी क्रम में दुर्खीम आगे क्या कहते हैं कि समाजशास्त्री अथवा सामाजिक शोधकर्ता जब सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करे, बहुत ध्यान समझना, सामाजिक जो विचारक है, शोधकर्ता है या समाजशास्त्री है, जब कभी भी वो सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करे तो उस दौरान क्या होना चाहिए? उसे सामाजिक तथ्यों को व्यक्ति से स्वतंत्र करके अध्ययन करना चाहिए। व्यक्ति से स्वतंत्र मानकर उसका अध्ययन करना चाहिए। कुल मिलाकर न्यूट्रल होकर अध्ययन करना चाहिए, तब एक निश्चित निष्कर्ष मिलता है और जो निष्कर्ष मिलेगा वो सही होगा, है ना। नहीं तो गलत हो सकता है। भाई आप अगर किसी की तरफ झुकाव कर देंगे, किसी पक्ष को आप ज़्यादा वरीयता देंगे, हो सकता है कि वो आपकी अपनी जो व्यक्तिगत विचारधारा उससे संबंधित हो, तो आप वास्तविक रिजल्ट की तरफ नहीं जा पाएंगे, है ना। इसीलिए दुर्खीम ने क्या कहा कि जब कभी भी शोधकर्ता किसी भी सामाजिक तथ्य का अध्ययन करे तो व्यक्ति से परे होकर करे, यानी वहाँ पर अपनी जो पर्सनल थिंकिंग है उसे ना लाए, बल्कि पूरी तरीके से न्यूट्रल होकर अध्ययन करना चाहिए, है ना।
इसके बाद सामाजिक तथ्य जो इनका सिद्धांत है, इसकी आलोचना भी की गई, विभिन्न विचारक द्वारा इनकी आलोचना भी की गई, जैसे कि ट्रॉड हैं, मैक्स वेबर हैं, है ना। इसके बाद कॉटलर हैं, उनके मतलब ऐसे कुछ विचारक हैं जिन्होंने इनके इस सिद्धांत की आलोचना की। उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। हम लिखवाएंगे भी आपको कि किस विचारक ने इनके सामाजिक तथ्य की आलोचना किस आधार पर किया। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सामाजिक तथ्य के निष्कर्ष में हम क्या कह सकते हैं। ये तो इसमें कोई दो राय नहीं कि इनके पहले के जो विचारक थे, यानी इमानुएल दुर्खिम के पहले के जो विचारक थे, उनका जो समाजशास्त्र का अध्ययन करने का तरीका था, उन तरीकों से इमानुएल दुर्खिम ने एक अलग तरीका खोजा, निकाला, और उसकी प्रासंगिकता भी दिखती है। ये जो कार्य इमानुएल दुर्खिम के द्वारा किया गया, ये अभूतपूर्व माना जाता है। यानी इनके पहले के समाजशास्त्रियों में ऐसी सोच कहीं दिखाई नहीं पड़ती है, और यही कारण है कि इनके इस योगदान के कारण, यानी समाजशास्त्र में इनका जो ये योगदान है, ये इन्हें अन्य विचारकों से अलग बनाती है। इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। निष्कर्ष जब हम कराएंगे तो उसमें देखेंगे, उसमें मूल्यांकन करेंगे, परीक्षण करेंगे, उसके आधार पर निष्कर्ष पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। आप लोग रिवीजन ज़रूर करना। इतना जो आज आपने पढ़ा है, सीखा है, इसको जाकर घर पर ज़रूर देखना। नहीं तो अगर रिवीजन नहीं करते हो तो अगला क्लास आपका बेहतर नहीं होगा। इसलिए रिवीजन ज़रूर करिए। आज के लिए बस यहीं तक हम करते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे, जहां पर हम लोग देखेंगे कि सामाजिक तथ्य की आलोचना किस आधार पर की गई, किन विचारकों के द्वारा किया गया, सामाजिक तथ्य का मूल्यांकन अगर करने के लिए आ जाए तो उसे कैसे आप लिखेंगे, परीक्षण करने के लिए आ जाए तो उसमें क्या लिखना है, और निष्कर्ष क्या हो सकता है। इन्हीं के साथ आज की क्लास को यहीं पर हम स्थगित करते हैं। सभी को गुड नाइट। मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक है, गुड नाइट।